को सोनू की जिम्मेदारी दी थी क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना, सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार, मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है। मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है।
और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूं भी तो मैं क्या करूं? तो फिक्र मत कर, मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं, आजा मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा है बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तो इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तो इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है, तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है। ये कहानी है माखनपुर शहर की। वहाँ भाग्य लक्ष्मी एक छोटे से घर में रहा करती थी। भाग्य लक्ष्मी दरखत, फलों और फितरुल्लाह से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि उन्होंने निकाह भी नहीं किया। भाग्य लक्ष्मी अपने बाग से बहुत प्यार करती थी। लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगे। केले के दरखत से उन्हें बहुत लगाव था। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। पेड़ पौधों से बातें करने की कला न जाने लोगों को कब समझ में आएगी। भाग्य लक्ष्मी की आवाज सुनकर केले का दरखत हिलने लगता है। तब भाग्य लक्ष्मी कहती है, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। भाग्य लक्ष्मी ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बाग की देखभाल में बिता दी। भाग्य लक्ष्मी आपा बहुत सीधी और अच्छे मिजाज की थी। हमेशा अपने पेड़ पौधों के लगाव की वजह से जानी जाएंगी। केले के पेड़ अभी तंदुरुस्त और अच्छे हैं, पर अब वहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। छोड़ो, हमें क्या करना है? जो होना था वो तो हो ही गया। 20 साल बीत गए थे। उसी गांव में गौतम अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी का दूसरा जन्म थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। उठ जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं, जल्दी उठ जाओ। अरे पिताजी,
लड़कों का क्या है, वो तो आते रहते हैं। आप मुझे सोने दीजिए। जाओ जाकर आपा की बाग से फूल और केले के पत्ते तोड़ लाओ। एक तो तुम वैसे ही मांगलिक हो, पता नहीं तुम्हारा निकाह कब और किससे होगा। लक्ष्मी झिझक कर उठती है और भाग्य लक्ष्मी की बाग से फूल और कुछ केले के पत्ते तोड़ने के लिए निकल जाती है। वहां जाकर जैसे ही लक्ष्मी पूरे बाग को अच्छे से देखती है, तब वो केले के दरख्त को देखकर कहती है, हो ना हो इस दरख्त और इस बगीचे से मेरा कोई तो नाता है। मैं जब भी इस बगीचे में आती हूँ कुछ न कुछ अजीब सा महसूस होता है। और ये केले का पेड़ इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जैसे ही लक्ष्मी ने केले के दरख्त को छुआ, केले का दरख्त चमक उठा। मुरझाया केले का दरख्त पूरी तरीके से खड़ा हो गया और उसमें से एक आवाज आई, आ गई तुम, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। केले के दरख्त से आवाज सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर गई और उससे दूर हो गई। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो ऐसे सलूक कर रही हो कि जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उल्टा तुमसे डर लग रहा है। जो कहना है ठीक से कहो। तब जाकर केले का दरख्त उसे भाग्य लक्ष्मी और अपनी पूरी दास्तान सुनाता है कि कैसे भाग्य लक्ष्मी ने इस बाग को बनाया और लक्ष्मी का दूसरा जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मी को उस वक्त ज्यादा कुछ याद नहीं आता और मुझसे सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगा है। लक्ष्मी वही चक्कर खाकर गिर गई। जब होश में आई तब वो अपने कमरे में थी। तब उसके अब्बू ने कहा, यह 50वां रिश्ता है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। पूरे बिरादरी में मेरी नाक कटवा रही हो, पता नहीं चाहती क्या हो। पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काकी के बगीचे में थी ना। तुम वहाँ पर थी नहीं, वहाँ पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। मैं और 2 मुस्टंडे लड़के तुम्हें घर लेकर आए हैं। अपने अब्बू को उदास देखकर लक्ष्मी और सहम जाती है और रात को बाग में चुपके से जाकर देखती है तो वहाँ केले का दरख्त फिर से मुरझा गया था। उसे मुरझाया हुआ देखकर लक्ष्मी उसके ऊपर पानी डालती है। मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी जरूर। तुम अंतर्यामी भी हो, मुझे ये नहीं पता था। लक्ष्मी को उसके अब्बू चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते और वह फौरन ही वहां से चली जाती है। तुम्हें कल एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। अगले दिन जब लक्ष्मी को लड़के वाले देखने आते हैं तब लड़के वाले लक्ष्मी को देखकर रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी के मांगलिक होने की वजह से कहते हैं, बेटी लक्ष्मी की पहले केले के दरख्त से निकाह करवाना होगा, तभी हम हमारे फर्जंद का निकाह लक्ष्मी से कराएंगे। जी हमने मौलवी से ये बात पहले ही कर ली है और हम केले के दरख्त से निकाह करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लक्ष्मी को लेकर गौतम केले का दरख्त ढूंढने लगता है। तब लक्ष्मी कहती है, क्यों ना आप मेरी शादी काकी के बगीचे में जो केले का दरख्त है उससे करवा दे, वो हमारे घर के पास भी है। तुमने बिल्कुल सही बात कही है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। गौतम ने अपनी बेटी का निकाह उसी केले के दरख्त से करवा दी। सारा गांव तमाशा देखकर हंसने लगा। अरे हाँ हाँ, आज इस केले के दरख्त से शादी की है, कल किसी जानवर से भी करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, और तो और उसी बाग में जहाँ आपा बिन निकाह चल पड़ी। लेकिन नहीं, लक्ष्मी की तकदीर उन काकी से अच्छी है। केले के दरख्त से शादी तो हुई कम से कम। लक्ष्मी को उदास देखकर केले के दरख्त ने एक खूबसूरत इंसान का भेष ले लिया, जिसे देखकर सारे लोग चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आंखें ये सब देखकर यकीन नहीं कर पा रही हैं। लक्ष्मी को उदास देखकर केले के दरख्त ने गांव वालों को एक दरख्त की डाल से बांध दिया। लक्ष्मी अपने दूल्हे को देखकर बहुत खुश हो गई। तुम सबकी इसी करतूतों के वजह से मैंने मेरी प्यारी भाग्य लक्ष्मी को खो दिया और अब मुझसे मेरी लक्ष्मी छीनना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो और हमें इस तरह से बांधकर क्यों रखा है? बेटा लक्ष्मी, उस दरख्त वाले इंसान से दूर रहो, वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है।
मैं इन्हें कई दिनों से जानती हूँ। आप सब बिल्कुल मत डरिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम सबने मेरी भाग्य लक्ष्मी को हानि पहुंचाई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ लक्ष्मी। तब जाकर उस दरखत यानी लक्ष्मी के दूल्हे ने सारी बातें बताई। ये बात 20 साल पुरानी है, जब भाग्य लक्ष्मी अपने घर पर चोट खाकर गिर गई थी। पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन गांव वालों ने ये बात सुनकर भी उन्हें सहारा नहीं दिया और तड़प तड़प कर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की? ये सब इस बाग को हड़पना चाहते थे, इस वजह से मैंने उन्हें खो दिया। सारी सच्चाई सुनकर लक्ष्मी ने अपने अब्बू गौतम से कहा, अब्बू, तब आप कहाँ थे? कहीं इसमें आप भी तो शामिल नहीं? मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ बेटी, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे अब्बू उस वक्त अस्पताल में थे। सारे मिलकर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर बादल गरजने लगे, हवाएं तेज तेज चलने लगी। तब लक्ष्मी को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। इन गांव वालों से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी जिंदगी अलग बसाएंगे। मुझे इस जायदाद के लिए मारा गया था। अब इस जमीन पर अगर कोई भी कदम रखेगा तो उसे ये बगीचा तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब्बू से आशीर्वाद लेकर हम तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लक्ष्मी और दूल्हे ने गौतम से आशीर्वाद लिया और उस गांव और शहर को छोड़कर वो वहाँ से चले गए। आज भी मालती के घर पर अनाज का एक दाना नहीं था। मालती बहुत बुजुर्ग थी, वो अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। कभी किसी ने दे दिया तो वो खाना खा लेती थी, वरना वो भूखे पेट ही सोती थी। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया। मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है। तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैं देवी हूँ। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लेकर आई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है। मगर जैसे ही सामान रखकर वो लौटती है तो वो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे हैरानी होती है कि आखिर वो बच्ची अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर वो घर के अंदर आती है और खाना बनाना शुरू करती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो खिचड़ी बनाती है। वो खाती है, उसका पेट भर जाता है, मगर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उस बर्तन में और खिचड़ी आ जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढककर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो उस बर्तन को देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से भरा हुआ था। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे वो खाना खिलाती है। बुजुर्ग मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत ही हैरान होता है। वो समझ जाता है
कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर में आने से पहले ही उसके घर में खिड़की से सहारे घुसकर छुपकर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। ऊपर वाले के रहम से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आती है। इस बुढ़िया की जिंदगी अब कितने दिनों की बची है? ये करिश्माई मटके की करिश्माई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी अपने परिवार के पेट पालने की फिक्र नहीं रहेगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश जहां छुपा था वहां से बाहर निकलकर वो मटका उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मालती उठती है तो देखकर हैरान हो जाती है। जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, ना जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश अपने घर पर मटका ले जाकर उसमें देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है और जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है मगर उसे उठा नहीं पाता वो। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो अजीब सी बात है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, मगर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया है? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है मगर वो निकाल नहीं पाता है। आखिर में उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस मटके को जोर से पटक देता है। जमीन पर गिरते ही वो मटका टूट जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंचती है। अरे सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली वो छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। उसके शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान होते हैं। मालती उसे देखती है तो उसके पास चली जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? वो बच्ची सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा पड़ा है। मालती सारा वाकया समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही उस बच्ची को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और इस बच्ची का आपस में रिश्ता है। वो उस मटके को जोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर मटके को जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि उस बच्ची के जख्म ठीक होने लगते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आप कौन है माता? आप कोई मामूली बच्ची तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का अवतार हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर रहम करती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ख्याल रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है।
मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुनती हैं और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहाँ पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान पड़ा रहता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बनाती है, वो खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जिंदगी भर भूखों को खाना खिलाती रहती है। सुरेश ने उस मटके को गद्दारी से चुरा लिया था, इसीलिए उसके साथ भी धोखा हुआ। सुरेश को भी इस बात का अफसोस होता है। उसके बाद वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तब वो मटका वो सुरेश को दे देती है और अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। सुरेश भी हमेशा उस मटके से लोगों की भलाई करता है।